बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। तो बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया है। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर
बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। 30 साल तक जो 2 पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को 0 सीटें प्राप्त। मित्रों, 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार, इस सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं और इस बार बंगाल की जनता ने यह तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव है, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है इसके भय से मुक्ति का चुनाव है और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है,
मुफ्त इलाज गरीब को मिले, इसके भरोसे का चुनाव है। पक्के घर का अधिकार सिंडिकेट न छीन ले, इसके भरोसे का चुनाव है। मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचे, इसके विश्वास का चुनाव है। हर घर में नल से जल पहुंच जाए, इसके भरोसे का चुनाव है। युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसे का चुनाव है। और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव। और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर लाना। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की देश के अंदर एक बहुत स्पीड के साथ रफ्तार चली है, बंगाल इसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है, इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी। 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई। 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई। हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई। अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई। 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई। 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई। और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी है। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना। मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए। आसाम, जहां सालों से उग्रवाद था,
वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है। त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कर, कैडर राज को समाप्त कर कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है। मित्रों, मैं चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बताना चाहता हूं। इस चार्जशीट में घुसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा। हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। तुष्टीकरण की इंतहा कर कर ममता बनर्जी जी ने रख दिए। मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का बजट लास्ट बजट के अंदर 5,713 करोड़। ऐसा न मानिए कि मैं अल्पसंख्यक के बजट का विरोध, आपको जो रखना है वो रखिए, मगर उसके अनुपात में पिछड़ा वर्ग की संख्या 3 गुना है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बजट है, ओबीसी के लिए बजट है 2533 करोड़। कम संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का बजट 5713 करोड़ और ज्यादा संख्या होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग का बजट 2533 करोड़। आज बंगाल की जनता को यह सत्य जानना चाहिए। बंगाल की जनता को यह भी जानना चाहिए कि 77 समुदायों को ओबीसी में ममता बनर्जी की सरकार ने जोड़ा, उसमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। क्या और कोई ओबीसी है ही नहीं? किस प्रकार से आप शासन चलाना चाहती हैं? धर्म के आधार पर ओबीसी तय होगा, ये लंबा नहीं चलेगा। आपकी घुसपैठ की पॉलिटिक्स के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा आज कमजोर हो गई है। मवेशी की तस्करी और नकली मुद्रा, इसके कारण पूरे भारत के अर्थतंत्र पर गहरा असर पड़ा है। मित्रों, इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से पूरा बंगाल गंभीर समस्याओं से घिर चुका है। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला है, उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया।
तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। किस प्रकार का बंगाल आपने बनाकर रखा है, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कहती है कि महिला अधिकारी एक घोटाले में जेल में बैठे और उनको टिकट भी दिया गया है। ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बंगाल की जनता को इसका जस्टिफिकेशन दे पाएगी। टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। संसद में वंदे मातरम के 150 साल की एक गौरवमयी चर्चा होती है, टीएमसी इसका विरोध करती है। बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में उर्दू शब्द शामिल कर दिए जाते हैं। खुदीराम बोस के लिए पाठ्य पुस्तक में अपशब्द कहे जाते हैं। सनातन धर्म के लिए गंदा धर्म ऐसा धड़ल्ले से बोला जाता है। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के पवित्र नामों को भी अपमानित किया जाता है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप बंगाल को आज जाना जाता है। ढेर सारी इंडस्ट्री यहां से चली गई। ममता जी के चेहरे पर शिकन नहीं हो। ममता जी को इंडस्ट्री जाने से ज्यादा घुसपैठियों के वोट मतदाता सूची में रह जाए, इसकी चिंता है। ममता जी ने इतनी चिंता अगर इंडस्ट्री की करी होती तो इतनी इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर न जाती। और एफडीआई का प्रवाह 30% गिरकर सिर्फ 2662 करोड़। इतने बड़े बंगाल में जहां से 40 लोकसभा की सीटें जाती हैं, 2662 करोड़ का एफडीआई का प्रवाह है। मित्रों, किसी भी प्रकार से 15 साल में मां माटी मानुष का जो नारा लेकर ममता जी आई थी, वो नारे को हर तरह से द्रोह करने का काम स्वयं ममता बनर्जी की पार्टी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है और पूरी तृणमूल कांग्रेस, पूरे उनका कैडर कटमनी और सिंडिकेट में व्यस्त हुई है। जनता त्रस्त है, जनता बदलाव मांग रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। और मैं बंगाल की जनता को आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र आएगा, वो घोषणा पत्र में ये आरोप पत्र के अंदर जो जो चीजें बताई गई है, जिससे बंगाल को नीचे 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 पहुंचाया है, वो बंगाल को कैसे उठाना और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने का हमारा एक्शन प्लान क्या है, रोड मैप क्या है और कार्य योजना क्या है, वो भी हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आएंगे। मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, भय छोड़ दीजिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलिए, भारी मतदान करिए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।